प्यारे बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हमें जानकारी यह होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन बनता कैसे है। लीनियर इक्वेशन बनने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन, और तब जाकर के हम पढ़ पाएंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि चर आप देख रहे हैं, चर एक संस्कृत का शब्द है। चर का मतलब होता है परिवर्तनशील। चर का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तन का मतलब कि वह मान जो बार बार बदलता हो, वह मान जो बार बार बदलता हो उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। चर राशियों को x, y, z, p, q, s, t आदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर चर राशि वेरिएबल, तो वेरिएबल्स वे होते हैं जिनके मान जो है परिवर्तनशील होते हैं। इसको x, y, z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और भी अक्षर होते हैं जैसे t हुआ, s हुआ, p हुआ, इन अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। समझ बात आ रही बच्चों? इसके बाद क्या होता है कि अचर, कांस्टेंट स्टेप के बारे में हम लोग आते हैं। अचर का मतलब कि वह मान जो बदलता ही न हो, वह मान जो बदलता ही न हो, वह अपरिवर्तनशील हो, उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहा जाता है, अचर राशि कहा जाता है। इसे ए बी सी, किससे? ए बी सी या किसी भी न्यूमेरिक वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, -2 हुआ, -4 हुआ आदि अंकों से इसे क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिखूँ, देखें x = बच्चों 4, ऐसी को राइट कर दिया गया। इसमें x क्या है? चर राशि है, और यहाँ पर 4 क्या है? अचर राशि है। यदि इसे ऐसे भी लिख दें हम कि 2x - 5 = 0, तो यहाँ आप देखें 2 भी क्या है? यहाँ अचर राशि है, 5 भी क्या है? यहाँ अचर राशि है, लेकिन x क्या है? चर राशि है। चर जो है वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आपने इसको समझ लिए कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। बच्चों, इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजकों को हम समझते हैं। बच्चों, इन्हीं चर और अचर राशियों को देखा, यहाँ पर चर और अचर राशियों को जब हम क्या करते हैं, चिन्ह प्लस का, माइनस का, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, यह ध्यान रखिएगा, यही 4 सिंबल यूज किए जाते हैं ना मैथमेटिक्स में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। इन चिन्हों के द्वारा जब चर और अचर राशियों को एक साथ संयुक्त किया जाता है, जिसका कोई पर्टिकुलर मान आता है, विशिष्ट मान प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जब हम क्या करते हैं, चर और अचर राशियों को प्लस के चिन्ह द्वारा या माइनस के चिन्ह द्वारा या गुणे के चिन्ह द्वारा या भाग के चिन्ह द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार का मान हमारा क्या कहलाता है? हाँ, बीजीय व्यंजक कहलाता है। चलें एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यह लिख दें ax प्लस यहाँ पर b राइट कर देते हैं = 0, तो हमने कौन सा साइन प्रयोग किया? प्लस को किया। और किसको एक साथ किया? देखें यहाँ पर अचर है, चर है, फिर यहाँ अचर है, यानी चर और अचर राशियों को जब विशेष चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह बना हुआ एक निकाय क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। बच्चों, और भी लिखें इसमें, जैसे मैं 2 लिख दें, 2x + 3 = 8 कर दें, तभी यह क्या होगा? यह बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ ऐसे कर दें 3x + 8 = 0 लिख दें, यह भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। बच्चों, इन्हीं बीजीय व्यंजकों को समीकरण भी कहा जाता है। इन्हीं बीजीय व्यंजकों को क्या कहा जाता है? समीकरण भी कहा जाता है। जो यहाँ पर देखे होंगे, जो बीजीय व्यंजक है बच्चों, उसी को इक्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इक्वेशन भी एक विशिष्ट मान को लेकर के आता है। अब समस्या इस बात की आती है कि एक चर रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं।
बच्चों देखें, जिस समीकरण में केवल एक वेरिएबल प्रयोग किए जाएंगे वह वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब समस्या में बात एक चीज और समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। यह भी जानना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कि वह समीकरण जिसके चर राशि पर केवल एक घात होता है वह क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। याद रखिएगा, चाहे जितने भी चर राशियों को हम प्रयोग कर दें, यदि सभी पर एक घात है तो वह क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देखें एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ बच्चों जैसे मैं यहाँ पर ax लिख दूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रख दूँ। यहाँ पर आप देखें कि इस x चर राशि पर भी कितना घात है, एक घात है। बच्चों y पर भी कितना घात है, एक घात है। तो इस प्रकार का जो समीकरण कहलाता है वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर कहीं दो घात इस पर रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, वह लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या आवश्यक है कि जो भी चर राशि हम प्रयोग करें उसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी वह लीनियर इक्वेशन होगा। ये बात समझ आ गई बाबू। चलिए हम कुछ लीनियर इक्वेशन के बारे में यहाँ लिखते हैं। जैसे देख रहे हैं बेटा, यहाँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं ऐसे राइट कर देता हूँ। इसमें कितना चर राशि प्रयोग किया गया है, एक चर राशि x को ही केवल प्रयोग किया गया है। तो यह लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए एक घात होना चाहिए, वह भी है। एक चर होने के लिए केवल एक ही प्रकार की चर राशि प्रयोग होनी चाहिए, और यहाँ पर x केवल चर राशि प्रयोग किया गया है, इसलिए वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है यह। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा एक चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। बात समझ आ रही बाबू। और देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को लिखा गया था। यहाँ देखें x पर एक घात है, यहाँ पर y पर भी कितना है, एक घात है। लेकिन इसमें चर राशियाँ कितनी प्रयोग की गई हैं, दो तरह की चर राशियाँ प्रयोग की गई हैं, वह x भी है और y भी है। इस प्रकार की इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहा जाएगा। यहाँ पर देखें लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, दो प्रकार की चर राशियाँ प्रयोग की गई हैं यहाँ पर, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहा जाएगा। और क्लास 10 के सिलेबस में यही हम लोगों को पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बात समझ में आई। y में भी दो घात का ही पर भी, चाहे x पर अथवा y पर दो घात हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, वह क्या कहलाएगा, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ आप देखें, इसके बाद ये आपने वन वेरिएबल देखा, टू वेरिएबल देखा, और थ्री वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 यदि कर दिया जाए तो यहाँ पर देखें कितनी चर राशियाँ प्रयोग कर दी गई हैं, x है, y है और z है। तीन यहाँ पर वेरिएबल्स प्रयोग किए गए हैं। और लीनियर इक्वेशन होने के लिए सभी चर राशियों पर एक घात होना आवश्यक है। एक घात होगा तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा, दो घात कहीं पर भी हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं अब इसकी क्वालिटीज़ के बारे में। लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसे जानते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर इक्वेशन यह देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। लीनियर इक्वेशन बच्चों तीन तरह के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लीनियर इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक वह होता है कि जिसका एक यूनिक सलूशन मिलता है, जिसे हिंदी में हम अद्वितीय हल कहते हैं। एक ऐसा होता है कि उसका कोई हल ही नहीं होता है। एक ऐसा होता है कि उसका अनेक हल होते हैं, बहुत से हल होते हैं। क्यों अनेक हल होते हैं, क्यों कोई हल नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग आइए अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले होता है अद्वितीय हल, यह ध्यान देंगे, अद्वितीय हल के बारे में पढ़ते हैं।
अद्वितीय हल। दूसरा आता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और होता है एक अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन होता है अनेक हल। यह जानना बहुत जरूरी है, लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले बच्चों यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं जान पाएंगे किसी इक्वेशन को हल करने में कठिनाई होती है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट है बच्चे, किसे जानना जरूरी है। हम समझते हैं कि बहुत कम बच्चे इसको समझ भी पाते हैं, इसलिए इसे आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। मान लीजिए कि दो यहाँ पर इक्वेशन लिखा जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। दूसरा हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं a2x प्लस b2y और यहाँ पर प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह मान लीजिए इस प्रकार से है। थोड़ी देर बाद इसको समझने के बाद बच्चों हम लोग ग्राफ खींच करके देखेंगे, क्योंकि बिना ग्राफ में क्लियरिटी नहीं होती है। जब ग्राफ खींचेंगे सब का सब जो है ऑटो आपके सामने क्लियर दिखने लगेगा। इसके लिए बच्चों अद्वितीय हल होने के लिए, यहाँ देख रहे होंगे आप, अद्वितीय हल होने के लिए आवश्यक क्या होता है कि यहाँ से जो भी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2 जो दिखाई दे रहा है, इसका हम डिवाइड करें कोफिशिएंटों का, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के होना चाहिए। जब कोई समीकरण इस प्रकार से आपको दिखाई देगा तो उसको हल करेंगे तो x और y का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। समझ में आता है? जब इस प्रकार कोई समीकरण आपको लिखा जाए और इसके गुणांकों को भाग करके देखें कि a1 और a2 का अनुपात तथा b1 और b2 का अनुपात बराबर यदि नहीं आता है तो ऐसे समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो उसका एक निश्चित मान प्राप्त होता है, x बराबर कुछ मिलेगा और y बराबर कुछ मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर इस कैटेगरी में नहीं आता है तब उसका एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए क्या होगा, इस वाले को देखते हैं, कोई हल ना हो, यहाँ हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन c1 जो है इक्वल नहीं होता है। जब यह इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों कोई हल होने के लिए जो भी लीनियर इक्वेशन होगा यदि उसका ग्राफ खींचा जाए तो वह संगत होना चाहिए, संगत होना चाहिए। संगत होने का मतलब यह होता है कि दोनों समीकरण कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलनी चाहिए या स्पर्श करना चाहिए या उसे प्रतिच्छेद करना चाहिए। जब इस प्रकार की कोई किसी समीकरण को आप ग्राफ खींचेगा तो वह एक दूसरे को काटती हुई जाएगी। जब ये दोनों दोनों समीकरणों का आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करते हुए कहीं से जाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार के समीकरण का आप ग्राफ खींचेंगे तो यह समांतर होकर के जाएगी। कैसी जाएगी, एकदम पूरी तरह से समांतर होगी या कहीं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी। जब स्पर्श ही नहीं करेगी बच्चे, इसलिए असंगत हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। आगे समझ में, वह केवल चलती चली जाती है, दूर तक चली जाएगी, कहीं स्पर्श नहीं करेगी, यह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो वह क्या कहलाएगी, संगत होगा और इसका एक निश्चित मान प्राप्त होगा। बच्चों इसका कोई मान ही प्राप्त नहीं होगा, मान तभी प्राप्त होता है जब दोनों समीकरण एक दूसरे को कहीं न कहीं क्रॉस करते हैं। जहाँ कहीं भी क्रॉस करेंगे वो एक इंटरसेक्ट पॉइंट ही तो मान मिलता है। अब तीसरी कंडीशन बच्चों हमारे पास आती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीसरी कंडीशन आती है अनंततः अनेक हल। क्या आता है, अनंततः अनेक हल आता है। अनंततः अनेक हल के लिए कंडीशन देखें यहाँ,
इन दोनों का जो कोएफिशिएंट होता है आप देखें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों अनुपात क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जब इसका ग्राफ खींचा जाता है तो संयुग्मी रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? संयुग्मी ना कोलिनियर प्राप्त होती है। जैसे कि ग्राफ हम खींचे यहाँ पर x अक्ष पर y अक्ष पर एक रेखा जा रही है, मान लीजिए एक रेखा इस पर चली गई, दूसरी रेखा भी इसी पर होकर के जाएगी और कहीं अलग से होकर के नहीं जाएगी। अर्थात जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही जाएंगी तो इसके बहुत से हल प्राप्त होते हैं। जहाँ जहाँ यह प्रतिच्छेद किया है, जहाँ जहाँ चाहें वहाँ से मान निकाल सकते हैं। और इसी कारण से क्या होता है, इसके अनंतता अनेक हल होते हैं और यह भी बच्चों संगत होता है। यह क्या होता है? यह भी जो है संगत होता है। ये बात समझ में आ रही? प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस दिए गए समीकरण के बारे में यह पता करते हैं कि इसका अनंतता अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अद्वितीय हल होगा, यह प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संयुग्मी होगा, संगत होगा अथवा असंगत होगा। इसकी जांच करने के लिए बच्चों दो विधियां हैं। एक विधि है ग्राफिकल मेथड कि हम ग्राफ खींच करके चेक करें कि किस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं कि समांतर चली जा रही हैं कि संयुग्मी है, एक रेखा पर दूसरी रेखा ही जा रही है। ये दोनों के बारे में जानना है। संगत होने के लिए बताया गया कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं स्पर्श करती हैं तब वह संगत होगा। यदि वह स्पर्श नहीं करती है, संगत नहीं होगा। तो बच्चों हम इसके बारे में देखते हैं कि असंगत होगा कि असंगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि संयुग्मी होगा कि समांतर होगा। तो दो तरीके हैं। अभी फार्मूला जो बताया गया आप लोगों को, इस पर चेक करने के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। लाइए इस मेथड से हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से होगा। इसके लिए जो नियम बताए गए हैं वो नियम याद होने चाहिए, तब आप लिख लेंगे। एग्जाम में आपको क्या करना होगा, इसी मेथड का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा a1, और यहाँ पर हो जाएगा b1 जो है 4 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू 7। यहाँ से आप देखते हैं a2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और यहाँ पर c2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। चेक करना है, इस पर ला करके रखिए। जब रखेंगे यहाँ पर तो मिलेगा 3/2 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 7/8। यह हो जाएगा। अब जो कैंसिल होने वाला रहेगा उसे आप कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करके आप देख लेंगे, कैंसिल कर लीजिए। हाँ, यहाँ हो जाएगा 3/2। बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग कि क्या इस पर आधारित है। तो देखें यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये जो है इसके इक्वल नहीं है और यह इसके इक्वल नहीं है। ये तीनों क्या है, नॉट इक्वल टू है। जब नॉट इक्वल टू है तो किस प्रकार से हम दर्शा पाएंगे कि अद्वितीय हल होगा। क्या दर्शाएगा? तो बच्चों यहाँ आपने देखा इस प्रकार से जब इक्वल नहीं आ रहा है तब यह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यह अद्वितीय हल होगा। अब इसको बच्चों हम लोग ग्राफ खींच करके देखते हैं कि यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या होगा, एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ग्राफ के मेथड से ही इसे समझा जा सकता है। तो देखिए इसके ग्राफ खींचने के लिए हम समीकरण 1 से और 2 से y का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 और यहाँ हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ देखें समीकरण 1 से y का मान ज्ञात
बच्चों यहाँ समीकरण 1 से हम y की वैल्यू को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, देखिए 4y इज इक्वल टू 7 और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 3x y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 3x अपान यहाँ 4 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 होगा। बच्चों जब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ एक समस्या आती है कि हम x के कौन से मानों को रखें। यहाँ बिठाने के बाद एक समस्या आती है x के हम कौन से मान को रखें, किसको हम हल करने के बाद एक कांस्टेंट मान प्राप्त हो। लेकिन बेटा यहाँ प्रतिबंध नहीं है, यहाँ आप लगा सकते हैं कि x का मान कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार रखने पर, जो आपकी इच्छा हो आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान रखेंगे तब भी समीकरण का हल आपका प्राप्त होगा। चाहे जहाँ से भी ग्राफ आपकी रेखाएं जानी होंगी वो जाएंगी। तो देखें यहाँ लिख देते हैं x का मान अपनी इच्छा के अनुसार रखने पर, अपनी इच्छा के अनुसार रख देते हैं। चलिए बच्चों x बराबर 1 रखा जाए। जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए क्या बच रहा है वहाँ, x इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे बच्चों इस समीकरण में तो क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1 अपान 4 प्राप्त होगा। यहाँ y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपान 4 होगा। यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 अपान 4 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 रखा गया है तब y इज इक्वल टू भी कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, x इज इक्वल टू बच्चों अपनी इच्छा अनुसार आप 0 भी रख सकते हैं। 0 रखने पर यहाँ पर 0 रख लीजिए। जब 0 रखेंगे तब यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 0 अपान 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अपान 4 हो जाएगा। बच्चों y इसमें आप जो है डिवाइड कर दीजिए। जब इसमें आप जो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कहीं भाग करके देख लीजिए, कहीं पर आप लोग भाग करके देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ हो जाएगा 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बन गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा, यहाँ कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम्स जाएगा 1.75। जी जी ठीक है, यहाँ पर आगे कैंसिल हो जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 1.75 आ जाएगा। मतलब कोई भी आ जाए यहाँ पर मान कुछ भी प्राप्त हो जाए, दशमलव में आ जाए, बटे में आ जाए, फ्रेश मान आ जाए, तभी ग्राफ खींचा जा सकता है, कोई पाबंदियाँ उसके लिए नहीं होती है। बच्चों कम से कम 3 मान रखना चाहिए, 3 से अधिक रखेंगे तो ठीक है, 3 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा को खींचे जाने के लिए 3 निश्चित मान की आवश्यकता होती है। चलिए x इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, 2 रख लीजिए। 2 रखने पर y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 यहाँ 4 हो जाएगा। y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 6 अपान 4 हो जाएगा और यहाँ आप देखें y इज इक्वल टू 1 अपान 4। जब आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.25 यह मान प्राप्त हो जाता है। बच्चों इसे टेबल के माध्यम से दर्शा लिया जाता है, एक टेबल में इसे एक जगह संग्रह कर लिया जाता है। देखें यहाँ पर इसे संग्रह कर लिया जा रहा है, कम से कम 3 मान दिखाने हैं आपको। यहाँ x है, y है, x की वैल्यू 1 रखा गया तो y की वैल्यू भी कितना आया है 1 आता है। x इज इक्वल टू कितना रखा गया यहाँ पर 0 रखा गया है, तो y की वैल्यू कितना आया है 1.75 आया है। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू 2 रखा है तो y की वैल्यू 0.25 आया है। यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा इस समीकरण के लिए है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 के लिए यहाँ पर लिख दिया जाना चाहिए
क्योंकि जब कई टेबल बनेगा ये पहचान नहीं हो पाता है कि कौन सा टेबल किस समीकरण के लिए है, तो यहाँ पर इसे बना लिया जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि नोट्स करना हो तो करते भी रहिए। अब हम मिटा रहे हैं समीकरण 2 से, क्या करेंगे इसे, समीकरण 2 से भी y की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। देखें यहाँ जो है समीकरण 2 से y की ही वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से y का मान ज्ञात करने पर, समीकरण 2 को लेते हैं हम 6y = 8 - 2x, y = 8 - 2x/6। यह समीकरण को हम 4 मान लेते हैं, क्योंकि 3 हल हो चुका था, इसे हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। बच्चों यहाँ पर भी x की वैल्यू अपनी इच्छा के अनुसार ही रखेंगे, अलग से नहीं, अपनी इच्छा अनुसार ही रखेंगे। यहाँ लिख लीजिए x का मान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार रखने पर, अपनी इच्छा के अनुसार रखने पर, ठीक है बच्चों। तो रखिए यहाँ पर भी x = आप पहले 1 रख करके चेक करिए। जब 1 रखेंगे 8 - 2/6 हो जाएगा, y = 6/6 हो जाएगा, = कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, और भी मानों को यहाँ रखा जाए, देखा जाए क्या प्राप्त हो रहा है। ये ग्राफिकल मेथड है बच्चों, इस प्रकार से ग्राफ के मेथड से सॉल्व किया जाता है। और यहाँ आप रख लेते हैं x = 2 रख लिया जाए, चाहे इच्छा हो तो इसी की वैल्यू को पुट कर लिया जाए, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है। 2 रख लीजिए, 2 रखने पर तो y = यहाँ हो जाएगा 8 - 2 × 2/6, y = 8 - 4/2, 6 है यहाँ, और यहाँ हो जाएगा y = 2/6, कैंसिल कर लीजिए, 1/3 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 में चलेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी बच्चों, कैंसिल करेंगे 2/3 हो जाएगा। जब इसे आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, y = 0.66 या 67, यही आएगा। निकटतम मान को ले लेंगे तो इसके बाद एक और मान रखना पड़ेगा ना, हमें कम से कम 3 मान की आवश्यकता होती है। और सोचना नहीं है क्या रखें, सोचना थोड़ा सा यह पड़ता है बच्चे कि ऐसा मान रखा जाए कि रखने के बाद, भाग करने के बाद या फ्रेश कैंसिल हो जाए। लाइए उसको भी दिखाते हैं। x = आप क्या रखेंगे, -2 को पुट कर लीजिए यहाँ पर। जब यहाँ रख लेंगे x = -2 को रखेंगे यहाँ, देखें y = हो जाएगा 8 - 2 × -2 अपॉन कितना हो जाएगा, 6, y = 8, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +4/6 हो जाएगा, y = 12/6 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी देखें यहाँ पर कि फ्रेश मान मिल जाता है। प्रयास आप लोगों को यही करना चाहिए कि मान जो है दशमलव में ना आए। दशमलव में आने पर ग्राफ खींचने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। अगर मान ऐसे कांस्टेंट आ जाते हैं तो कोई भी पूर्णांक आ जाते हैं तो ग्राफ खींचने में परेशानियाँ नहीं होती हैं। लेकिन बाबू कुछ ऐसे समीकरण मिलेंगे जिसका आप ग्राफ खींचना चाहेंगे, चाहे भाग देना चाहेंगे, कोई संख्या ही नहीं प्राप्त होती है, तो वहाँ बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ क्या करेंगे, तुरंत जो है आप जो इच्छा करें वो मान रख करके भाग कर लीजिए। डेसिमल में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ खींचा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो चलें अब ग्राफ खींचें, हम समझ आता आप लोगों को, तो ठीक है। इसका भी टेबल बनाया जाएगा। इसका भी आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल यहाँ हम बना देते हैं, देखिए कम से कम 3 मान का यहाँ पर भी आएगा। यहाँ है बच्चों x है, y है। आपने 1 रखा था तो 1 मिला, आपने वो -2 रखा था
तो 2 मिला। और कितना रखा गया था? 2। हाँ 2 रखा गया था, 0.6 मिला था। और ये इक्वेशन कितना था? इक्वेशन कितना था? 2x + 6y = 8 के लिए, यही था ना? हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए था। तो हमें ग्राफ खींचना है, देखना है कि यह इंटरसेक्ट कर रहा है, यह इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक दूसरे पर हो करके जा रहा था, तो संयुग्मी है या समांतर है, ये ग्राफ से ही पता चलेगा। और अब जल्दी ही पता चलने वाला है जब हम ग्राफ खींचेंगे। बच्चों देखिए, ये आप जानते हैं, चतुर्थांश आप जानते हैं भली प्रकार से। यह x अक्ष है और यहाँ पर जो है y अक्ष है। यहाँ x डैश अक्ष है, नेगेटिव साइड होता है। और यह जो है y डैश अक्ष है, यह भी नेगेटिव साइड होता है। और यह क्या है? पॉजिटिव साइड है। और यह भी जो है पॉजिटिव साइड है। तो बच्चों इस पर अपने बराबर बराबर स्केल से बराबर बराबर निशान जो है चिन्ह लगा दीजिएगा। इस पर देखिएगा जो सबसे अधिकतम मान होगा उसी पर आप जो है लगा दीजिएगा। यहाँ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, बराबर बराबर लगा देने से मान जो है निश्चित प्राप्त होते हैं, सही से प्राप्त होते हैं। यदि ना हो तो आप ऐसे ग्राफ पेपर पर पहली बार खींच रहे हो तो ग्राफ पेपर पर खींचिएगा। मैंने यहाँ पर देखिए बराबर बराबर निशान को लगा दिया। अब हम चलते हैं वहाँ टेबल पर। फर्स्ट टेबल में देखते हैं x = 1 है, y = क्या प्राप्त हुआ है? 1 प्राप्त हुआ। प्लस में प्राप्त हुआ है, x = पॉजिटिव साइड यही है। तो यहाँ से फिर देखते हैं यहाँ मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया जाता है। आप देख रहे होंगे x = 1 तो y = क्या मिला? 1 मिला। सेकेंड क्या बच्चों? x = 0 लिया गया तो y = कितना है? 1.75। आप देखें x = 0 y = 1.75, यह 1.5 हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ पर पतली पतली रेखाएं होती हैं, तो एक एक दशमलव की संख्याओं को दर्शाती हैं। जब यहाँ बढ़ेंगे तो लगभग यहाँ आपको जो है मान प्राप्त होगा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे देखेंगे कि बहुत बारीक बारीक लाइनें होती हैं। एक में 10 लाइन होती है, उसको काउंटिंग करके देख लीजिएगा। एक वर्ग में 10 लाइनें होती हैं, उसको काउंटिंग करके देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों कहाँ मिला? x = 2 लिया गया है तो y = 0.25 मिला है। तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं तो पॉइंट कितना मिल रहा है? 25 नियरेस्ट यहाँ आपको मिलेगा। इसी के आसपास आपका मान प्राप्त होगा। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, हम स्केल रख करके एक लंबी सी ऐसे रेखा तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली हम खींच लेते हैं। देखिए रेखा और किरण में यही अंतर होता है कि रेखाएं दोनों ओर अग्रसर होती हैं और किरण केवल एक ओर अग्रसर होती है। यहाँ दोनों एरो का निशान लगा दीजिएगा। और किसके लिए यह था यह भी निशान लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा 3x + 4y = 7 के लिए। इसे पता नहीं चलता है यह जो रेखा खींची गई है किस समीकरण के लिए थी, ये कन्फर्म यहाँ हो गया। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पर। सेकेंड जो आपका टेबल है इससे ग्राफ खींचते देखें। यहाँ x = 1 है और y = कितना है? 1 है। तो x = 1 और y = 1, यही पॉइंट आपको मिलेगा। बात समझ आ रही है? एक चीज़ और देख लेंगे, जो मान यहाँ रखने पर इसमें मिलता है वही मान इसमें मिलता है, वही समीकरण का हल भी होता है कि x के समीकरणों को हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? x = 1 और y = 1 ही आएगा। अगर दोनों टेबल में एक ही जैसा मान मिल जाता है तो वही आंसर भी होता है। लेकिन ग्राफ से भी हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। चलो बच्चों, x = 1 तो y = कितना होगा? 1। अब देखा कि x = -2 तो y = +2। माइनस x किधर होगा? इधर होगा। यहाँ -2 है और +2 है यहाँ पर आने के बाद, यहाँ हो गया। लेकिन दोनों का क्रॉस बिंदु ही तो लेंगे ना, यहाँ पर यह प्राप्त हो गया। एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिल गया। इसके बाद कितना लिया गया है? +2 लिया गया है तो आया है 0.6 आया है।
तो +2 यहाँ पर लिया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो कितना आ रहा है 10.6 मान लीजिए। अच्छा है 7 तो लगभग कितना होगा, आधे से थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ हमारा एक पॉइंट मिल रहा है। क्योंकि ग्राफ पेपर पर होता तो पॉइंट्स को गिना जा सकता है, यहाँ मिलेगा। अब तीनों बिंदुओं को स्केल रख करके आप एक ग्राफ एक लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार से होकर के जाएगा। इसको भी दर्शा लीजिएगा, किस समीकरण के लिए था, 2x + 6y = 8 के लिए यह खींचा गया। पता चल गया कि यह रेखा जो है इस समीकरण का है और ये रेखा जो है इस समीकरण का है। यह टेबल जो है इस समीकरण का है और यह टेबल जो है इस समीकरण का है। ये अंतर होना चाहिए, पता होना चाहिए। बच्चों इसको देखने के बाद क्या लगा, इसके क्वालिटीज़ के बारे में देखते हैं। क्या लगा कि रेखाएं यानी दिया गया समीकरण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्योंकि एक बिंदु पर काट रहा है तो रेखाएं क्या होंगी बेटा, प्रतिच्छेदी होंगी। ये बात समझ में आ रहा है। इसके बाद एक दूसरे को स्पर्श कर गई, जब स्पर्श कर गई तो संगत होगा। ये पहचान में आ गया बच्चों, संगत होगा। पहली क्वालिटी क्या जाने बाबू, प्रतिच्छेदी होगा। यह रेखा जो है प्रतिच्छेदी होगा। जो समीकरण है हमारे दोनों प्रतिच्छेदी होगा। दूसरी क्वालिटी क्या जाने हम लोग यहाँ पर, संगत होगा। यह जो है संगत होगा, प्रतिच्छेदी होगा और यह जो है संगत होगा। तीसरी चीज पर आइए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया बच्चे, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है तब अद्वितीय हल होगा, क्योंकि उसका एक निश्चित मान प्राप्त होगा। यह क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। यह आप समझ गए होंगे कि अद्वितीय हल होगा। क्या क्या क्वालिटीज़ के बारे में पता चला समीकरण के ग्राफ खींचने के बाद, कि प्रतिच्छेदी होगा क्योंकि एक दूसरे को काट रही है, ठीक है बच्चों। संगत होगा क्योंकि स्पर्श कर रही है। उसके बाद जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक ही निश्चित मान प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह क्या कहलाएगा, अद्वितीय होगा। उस उत्तर को जाने और हल जानना चाहते हैं, जहाँ काट दिया बाबू वहाँ से लंब खींचते हैं x अक्ष पर और वहाँ से लंब खींचते हैं y अक्ष पर। तो कितने खानों पर काट रहा है, एक खाना x पर काटी है और एक खाना आप देख रहे हैं y पर काटी है। इस समीकरण का हल भी क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो x बराबर 1 आएगा और y बराबर भी आपका 1 आएगा। इस प्रकार से पहचाना जाता है कि समीकरण आपका संगत है कि असंगत है कि अद्वितीय हल है। ठीक है बच्चों, में जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ग्राफ खींच करके आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों।